नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। एनसीईआरटी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल वाली ये किताब है और पाठ 2 जो है वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। पाठ 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। पाठ जो 2 है उसका शीर्षक है वन और वन्य जीव संसाधन। तो पहले आप थोड़ा सा सुने ध्यान से। वन जैसे आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी वनों का ही हिस्सा है, मगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वहां पर पेड़ पौधे भी अच्छे पाए जाते हैं और घने वन जंगल पाए जाते हैं। सरकार क्या है, उनकी रक्षा करना चाहती है, तो इसलिए फिर वहां पर उनको अभयारण्य सेंचुरी जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब सरकार के प्रयास ये है, क्योंकि पर्यावरण की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होने लग गए हैं, तापमान बढ़ने लग गया है, ओजोन परत का नुकसान होने लग गया है। इसलिए विभिन्न समुदायों, कुछ धार्मिक समूहों के साथ साथ अब सरकार ने भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं ने भी प्रयास करने शुरू कर दिए हैं और पेड़ पौधे, पर्यावरण, इनके रक्षा के लिए बड़े बड़े प्रयास, सम्मेलन होने लगे हैं। तो वनों की रक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, अन्य जो जीव जंतु हैं उनके लिए, सभी के लिए। प्रकृति जो है, जिसने प्राकृतिक रूप से हमें जो चीज़ें दी हैं उनको सहेजना हमारा काम है। इस पाठ में हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से स्टडी होगी। एक तो जैव विविधता क्या है। नाम से पता चल रहा है कि जैव यानी जीव, विविधता मतलब वेराइटी। जैसे मान लीजिए आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े देखते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, वैसे इस प्रकृति पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंग, ये सब जो है, इन सब की जो वेराइटी है, आप देखेंगे कि तितली अगर देखेंगे तो हजारों लाखों प्रकार की तितलियां हैं, लाखों प्रकार की मछलियां हैं। तो ऐसे ही लाखों करोड़ों प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनको बोलते हैं जैव विविधता। शॉर्ट में पुनः देखें कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंग, इन सब की जो प्रजातियां हैं इन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। और ये जो है जैव विविधता, इसका संरक्षण भी जरूरी है। अगर ये नष्ट होने लग गए तो फिर प्रकृति का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ने लगेगा और जिसका नुकसान प्रकृति को, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को, मनुष्य को भी होगा। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। भारत की हम बात करें तो यहाँ पर वैसे तो हर जगह जैव विविधता है, परंतु अपने जो केरल वाला जो हिस्सा है, जिसे हम कहेंगे कि पश्चिमी घाट, उसके अलावा पूर्वोत्तर जो भारत है, वहाँ पर अत्यधिक वर्षा और उष्णता यानी गर्मी की वजह से वहाँ पर जैव विविधता के, उनको तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जैव विविधता क्या कहा जाता है। यानी दक्षिणी भारत की हम बात करें तो ये वाला जो इलाका है पश्चिमी घाट, और एक पूर्वोत्तर भारत वाला जो हिस्सा है वो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक वेराइटी वाला है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? परि यानी चारों ओर। तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जिसमें पेड़ पौधे भी आ गए, वायु आ गई, जीव जंतु आ गए, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसका भी संरक्षण जरूरी है। अब हम देखेंगे वनों के प्रकार भी इसमें हम देखने वाले हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। तो जलवायु की दृष्टि से तो वन होते हैं जैसे उष्ण कटिबंध, गर्म इलाके वाले, ठंडे इलाके वाले, पहाड़ी वाले, मैंग्रोव वन, दलदली वन, वो नहीं। यहाँ पे जो है वनों के प्रकार, सरकार ने 3 प्रकार के वन बांट रखे हैं। एक तो है आरक्षित, जो कि पूरी तरह से उनको रक्षित किया गया है और वो कीमती वन है। दूसरे हैं रक्षित। रक्षित का मतलब हो गया, देखो, आरक्षित और रक्षित। आरक्षित का मतलब विशेष प्रकार से, और रक्षित का मतलब रिजर्व, उनकी सुरक्षा है। तो रक्षित की भी सुरक्षा की जाती है, मगर इनमें सीमित मात्रा में वनों की कटाई की जा सकती है, कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक तीसरा प्रकार है जिनका कोई वर्गीकरण नहीं है, इसलिए अवर्गीय, ये तीसरा प्रकार जो अवर्गीकृत, मतलब ये वो खुले वन है जो आपके घरों में, खेतों में, आसपास कहीं पर भी जो देखने को मिलते हैं, बंजर भूमि में और में, ये खुले वन जो है वो है अवर्गीकृत। तो ये सरकार ने इनको चिन्हित कर रखा है, ये विशेष सुरक्षा है इनकी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी की कटाई वगैरह नहीं हो सकती, इनमें कुछ मात्रा में छूट है। और ये जो है, हालांकि कानून तो सब जगह लागू होता है, मगर ये वो खुले वन है।
स्थानीय समुदाय भी इसमें नाम आएगा, यानी लोकल कम्युनिटी, उन वनों के आसपास वनों में रहने वाले लोग जो उनकी रक्षा करते हैं, उनके जानकार हैं। तो इस पुस्तक में कहा गया है कि इस वनों को बचाने के जो प्रयास है वो स्थानीय समूह को साथ लेते हुए होने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, जानकार हैं। उनकी भागीदारी से अगर काम होगा तो बड़ी तेज़ गति से होगा। तो संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए वन्य जीव, जैसे वनों में रहने वाले जीव, चीता है, भालू है, गेंडा है, बहुत सारे जीव हैं, वो अब खत्म होने के कगार पर है, यानी उनको खतरा मंडरा रहा है, कम हो रहे हैं। इसलिए भारत ने चीते मंगवाए हैं अफ्रीका से, नामीबिया से, शेर मंगवाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब हालांकि एक ज़माना था कई सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, 500 साल पहले, कि जब शेरों को मारना, चीतों को मारना, शिकार करना एक गर्व की बात थी, क्योंकि वो बड़ी संख्या में थे, इंसान कम थे। अब इंसान बढ़ रहे हैं और वो घट रहे हैं, और अगर वो लुप्त हो गए तो एक तो पर्यावरण जो है, पारिस्थितिकी है, उसको नुकसान होगा। दूसरी चीज़, पर्यटन की दृष्टि से भी नुकसान होता है, और मानव का कर्तव्य भी बनता है कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है। तो इस प्रकार से जो है इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो सरकार ने अब तो कानून भी बना दिया है 1972 में, जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने बना दिया था। याद रखें 1972। देखो, वन या वन्य जीव, जीव है ना, 2 अक्षर हैं, तो 72 में ये 2 है ना, 2 या लास्ट में है। 1972 में कानून बन गया था, और उसके अलावा आंदोलन भी किए हैं लोगों ने। जैसे हम देखते हैं कि भारत में, राजस्थान में जो है जाम्बोजी, गुरु जम्बेश्वर भगवान, जो कि विष्णुई समुदाय के आराध्य हैं, उन्होंने आज से 500-600 साल पहले ही पेड़ पौधों के लिए उन्होंने कहा कि सिर साटे रूख मिले तो भी सस्ता जान, यानी सिर कटकर भी रूख मिल रहा है। और उन्हीं की प्रेरणा से फिर खेजड़ली आंदोलन राजस्थान में हुआ था, अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में। और दूसरी बात हम देखें कि उन्होंने कह दिया था कि पेड़ पौधे हैं और वन्य जीव है, उनका संरक्षण जरूरी है। 500 साल पहले इस बात को समझ लिया था, वैज्ञानिक अब 100 सालों में, 150 सालों में समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब, राजस्थान में तो कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जैसे पेड़ों को हम पवित्र मानते आ रहे हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। कुछ खेजड़ी है, कुछ और भी पेड़ पौधे हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में, ओडिशा में, बंगाल में, साउथ में, अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ पौधों को पवित्र मानते ताकि उनका नुकसान नहीं हो। देवभूमि यानी ओरण का भी प्रावधान है कि जैसे मंदिर है, उसके आसपास का वन है, उसको देवता के नाम से रख दिया कि देवभूमि है, उसको काटना नहीं है, वहाँ पे गायें चर सकती है, अलग से रख दिया चारागाह है। तो ये सब परंपराएं भी क्या है, इनके रक्षण के लिए हैं। जब भी ऐसा लगा कि या तो सरकार या कोई राजा महाराजा या कोई वजह से, योजना के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, तो आंदोलन भी लोगों ने चलाए हैं, जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, उत्तरी भारत में चलाया गया। दक्षिणी भारत में अप्पीको आंदोलन चलाया गया। राजस्थान में जैसे खेजड़ली हुआ, ठीक है, और इसी प्रकार से और भी, जैसे टिहरी जो है नदी, वहाँ के आसपास जो आंदोलन हुआ। तो ये कई आंदोलन है जो भी जन समुदाय यानी लोगों के, स्थानीय समुदाय के सहयोग से चलाए गए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पाठ की पूरी अवधारणा आपके समझ में आ गई है। अब हम किताब को देखते हैं, पाठ को देखते हैं। रीडिंग आप इसकी लगा लेना, किताब आपके पास हो, PDF हो। मुख्य बातों को मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। जैव विविधता मैंने आपको समझा दिया है कि भाई विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं और उनका रक्षण हमारे लिए जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र भी मैंने बता दिया, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो। कृषि फसल में भी कई प्रकार की होती है जातियाँ। भारत में वनस्पति और प्राणी जात की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी है। जैव विविधता की बात करें तो ये एक आंकड़ा आप याद रख लेना, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है, उत्तर लिख रहे हैं, तो भारत में विश्व की सारी जैव विविधताओं का 8% यानी 16 लाख प्रकार की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है जीवों की, 16 लाख। ठीक है, आगे हम देखें भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो विश्व में के साथ साथ भारत में भी वनों का और वन्य जीवन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं और स्थानीय स्तर भी प्रयास होते हैं। तो यहाँ पर इतना ही। ये लेटेस्ट किताब ही है, डाउनलोड की हुई है 2300 की। अब जैसे ये शांत घाटी है, साइलेंट वैली, आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ पर है ये।
तो नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए, ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं कि जो जंगली उत्पाद है, जंगलों में रहने वाले आसपास के जो लोग हैं, उनकी आजीविका वनों के ऊपर निर्भर है, वो वहाँ से कमा कर खाते हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फल के रूप में हम खाते हैं, शहद वगैरह हो गया, दवाइयों के रूप में काम आती है, पत्ते उनके काम आते हैं, जैसे मान लो बीड़ी के लिए पान के हो गए पत्ते, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। ठीक है, वो मैंने कहा था शांत घाटी, तो शांत घाटी केरल में है। अब ये आपको याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने कब बनाया, तो 1972 में बना लिया था। उसके बाद किसी प्रकार के जो सूची में जो जीव है, पेड़ पौधे, उनको काटना कानूनी अपराध है। तो इसके लिए जो संकटग्रस्त जातियां हैं, संकटग्रस्त का मतलब वो कम हो रही है, उन पर खतरा है। अब वो क्यों कम हो रही है, पर्यावरण में कोई परिवर्तन की वजह से या फिर शिकार ज़्यादा होने की वजह से, तो उनका बचाव, शिकार के ऊपर प्रतिबंध, यानी इस कानून में क्या कहा गया, या आपसे पूछे कि वनों के संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, वन्य जीव आवास है, उनका रक्षण, जंगली जीवों का जो व्यापार हो रहा था, जैसे क्या है कि चीता है तो उसकी खाल, हाथी है तो उसके दांत, हिरण है तो उसकी नाभि की कस्तूरी, जो बहुत सारी चीज़ें जिनको क्या करते हैं, वो लोग सौदागर व्यापार कर देते हैं, उसको मारते हैं, विदेशों में बेच देते थे। तो उसके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो पशु विहार, यानी जहाँ पर पशु जो है आराम से खुले घूमे, तो सेंचुरी बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सरकार बना रही है। तो जो गंभीर खतरे में है, संकटग्रस्त जो जीव है, उनमें कुछ नाम आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हो, जैसे बाघ है, टाइगर, एक सींग वाला गेंडा जिसे राइनो कहते हैं, जो कि असम के काजीरंगा में पाया जाता है। बाघ जो है वो अपने सुंदरवन अभयारण्य में पाया जाता है। शेर जो है वो अपने गुजरात के गिर अभयारण्य में पाया जाता है। कश्मीरी हिरण है। मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ के भी 2-3 प्रकार होते हैं, एक घड़ियाल भी होता है, मगरमच्छ जैसा ही होता है। वो क्या है, उसको जब शिकार मिलता है ना, तो उसके खुशी से आंसू आ जाते हैं। तभी कई बार कोई व्यक्ति नकली आंसू बहाता है तो उसे कहते हैं घड़ियाली आंसू, एक मुहावरा है घड़ियाली आंसू बहाना। तो घड़ियाल राजस्थान में, चंबल वाले इलाके में, एशियाई शेर वो दाढ़ी वाला बब्बर शेर वो गुजरात में। तो ये सब खतरे में है। ठीक है, इनको गंभीर खतरे में है, तो आप 2-3 के आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही बाघ परियोजना की बात करें, शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है, टाइगर, बाघ। तो टाइगर क्या है, भारत में टाइगर पहले तो संख्या काफ़ी थी, मगर आप देखो 55,000 से घटकर 1800 ही रह गई। अब हालांकि इनकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आप नया डाटा भी इसमें डाल सकते हो कि भारत सरकार ने नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया व दक्षिणी अफ्रीका से क्या मंगाए हैं, बाघ मंगाए हैं, चीते मंगाए हैं। ठीक है, जिनको यहाँ पर बसाया जाएगा भारत में। तो ये भी बात आप उसमें डाल सकते हो। तो बाघ जो है उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लगाया गया। राजस्थान की बात करें, जैसे सरिस्का है, तो वहाँ पर बाघ अभयारण्य है, उनके लिए टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है। 4 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में संचालित है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत हुई। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अगले साल टाइगर के लिए, वनों के लिए वन्य जीव 72 और टाइगर 73। ठीक है, अब यहाँ पे ये है राइनो, एक सींग इसके है, एक सींग वाला गेंडा। ये काजीरंगा आसाम के अंदर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, हिरण आप जानते ही है, हिरण तो राजस्थान में, जैसे हमारे सुजानगढ़ के पास ही ताल छापर, वहाँ पर काले रंग के हिरण, काले और सफ़ेद रंग के हिरण भी पाए जाते हैं। भूरे हिरण होते हैं, चिंकारा हिरण मुख्यतः अपने राजस्थान में, जहाँ पर विश्नोई समुदाय के निवासी रहते हैं, उनके आसपास के एरिया में भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इसका उल्लेख भी यहाँ पे आएगा। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इनको याद कर लेना आपको, क्योंकि परीक्षा में छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सरिस्का। ठीक है, असम में मानस, केरल में पेरियार। यहाँ पर जो है बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण है। राजस्थान का तो मैं नाम लिया ही था, भारत इस तरह के हैं। तो जैसे पुनः देख लो, उत्तराखंड में कार्बेट या जिम कार्बेट सबसे पहला अभयारण्य भी है ये भारत का। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन, जहाँ पर बाघ है। एमपी में बांधवगढ़, यहाँ पर भी आपने देखा होगा, अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे।
राजस्थान में सरिस्का हो गया, असम में मानस भी है और असम में वो काजीरंगा भी है, परंतु बाघ के हिसाब से मानस है, काजीरंगा गेंडे के लिए है, और केरल में पेरियार। ठीक है, तो ये सब बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। तो प्रश्न आ सकता है आपके 4 बाघ संरक्षण योजनाओं के नाम लिखिए भारत की। संरक्षण नियोजन में बाघ है, पेड़ पौधे के साथ कीड़ों को, उनको भी जैसे तितलियां वगैरह उनको भी ले लिया है। 1991 में पौधों को भी ले लिया था, 6 जातियां। ठीक है, पौधों की भी ले ली थी। दोस्तों आपको पता ही है एनसीईआरटी आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है तो उपयोगी है, और अगर आप बड़े स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम किसी भी लेवल का हो, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल, तो भी एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसमें सामाजिक और विज्ञान की अवश्य जो है कक्षा 6 से 10 पढ़ी जाती है। अब है वनों के प्रकार। सरकार ने प्रबंधन के हिसाब से वनों के कितने प्रकार बताए हैं? तो तीन। ठीक है, आरक्षित मैंने बताया था, रक्षित, देखो आरक्षित और रक्षित, केवल आ जोड़ दिया इसमें, तो सबसे पहले ए आ ई तो आ जोड़ दो, आरक्षित, फिर रक्षित, फिर कोई वर्गीकरण तो अवर्गीकृत। ठीक है, अब इसमें आरक्षित वन है, ये भारत में आधे से ज़्यादा है, यानी 50% से भी ज़्यादा, ये सर्वाधिक मूल्यवान है, इनके संरक्षण की बात कही गई है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हलचल मनुष्य की, जैसे लकड़ी को काटना या कोई वगैरह नहीं हो सकती। रक्षित है, ये 1/3 है, 33% के आसपास है, इनमें कुछ सीमित मात्रा में छूट है, तो इनकी भी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत है, तो ये अन्य सभी प्रकार के वन इसमें आ जाते हैं, सरकार के हो, चाहे व्यक्ति के हो, चाहे समुदाय यानी कुछ विशेष समुदाय के लोगों के हो, उनके स्वामित्व में हो, ये आ जाते हैं, बंजर भूमि पर हो, तो अवर्गीकृत। मध्य प्रदेश में स्थायी वन ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है वो एमपी में है। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, जो असम है, मेघालय, मणिपुर वगैरह, गुजरात है, यहाँ पर जो है, इस लाइन को देख लेते हैं, वन अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत का आपसे पूछें तो पूर्वोत्तर और गुजरात। ठीक है, पूर्वोत्तर में वन बहुत खूब है, काफ़ी मात्रा में है, और वहाँ पर संरक्षण का भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ खूब है, काफ़ी मात्रा में। अब ये देखिए, जैसे अखबार की कटिंग है, चूँकि एक किताबें मूलतः इंग्लिश मीडियम में तैयार होती है, इसलिए अखबार की कटिंग इंग्लिश की दी है, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, यानी घड़ियाल जो है वो खतरे में है, खतरे के कगार पर है, किनारे पर है। जैसे ये नदी है और ये घड़ियाल यहाँ आराम कर रहे हैं, तो कई बार बच्चों को लगता है कि घड़ियाल ये क्या काम का है, फिर भाई हम जाएंगे तो हमें तो ये खा जाएगा, तो बचा के क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जाते हैं तो सावधानी से जाएं। ठीक है, उनका आप पर्यटन की दृष्टि से अवलोकन कर सकते हैं, मगर इनका भी जिंदा रहना ज़रूरी है। ये भी पर्यावरण का संतुलन को रखते हैं। कैसे? एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, उनका भोजन होता है, तो ये अगर आपस में जैसे इनका सिस्टम गड़बड़ाया, चेन गड़बड़ाई, तो फिर क्या है कि एक जीव की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा लुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी का अपना महत्व है। बर्ड जो है वो डेथ ब्लेम्ड ऑन द डर्टी यमुना, यानी यमुना में किसी वजह से पक्षियों की डेथ हो गई। आपने पुष्कर में भी पढ़ा होगा, साल 2 साल पहले कुछ पक्षी उस झील के आसपास बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे, कोई केमिकल की वजह से, कोई और की वजह से बहा दिया जाता है नदी में। तो कौन से पक्षी का था, तो आप बताएं जो है वो कि कौन से पक्षी का उसमें था। ठीक है, और समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय जो है, समुदाय का भी इसमें रोल होता है विशेष प्रकार, जैसे मैंने नाम लिया विश्नोई समुदाय। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, केरल के हैं, कहीं के भी है, तो वहाँ पर उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोग जो उनके ऊपर निर्भर है, तो उनका भी इसमें योगदान लिया जा सकता है। तो वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है, वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके जीवन का आधार है। तो लोग कई बार ये भी कहते हैं, आंदोलन करते हैं कि खनन कार्य बंद करवाया जाए, क्योंकि खनन होने से वहाँ गहरे खड्डे हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी है। राजस्थान में अलवर ज़िले में एक आंदोलन चला जिसे भैरोदेव डाकू सेंचुरी घोषित कर दी, यानी लोगों ने आंदोलन चलाया कि भाई इस भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लोग आते हैं, काटते हैं पेड़ों को, नुकसान पहुंचाते हैं। तो भैरोदेव डाकू अलवर का याद रखें आप। ठीक है, अब है पवित्र पेड़ों के झुरमुट। पवित्र पेड़ों की अवधारणा प्राचीन काल से रही है। तो पवित्र पेड़ जो होते हैं उनको देववन भी कहते हैं।
मंदिर के आसपास हो गए, या मान लो कुछ ऐसे पेड़ हो गए जिनको काटना पाप माना जाता है। छोटा नागपुर है, उस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, जैसे मुंडा है, संथाल है, ये जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार, ओडिशा में इमली और आम के पेड़ों की पूजा विशेष अवसर पर, शादी के अवसर पर और पर की जाती है। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कार्तिक में स्नान करके सुबह सुबह पीपल को जल चढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे पीपल है, महुआ है, कदम्ब है, इन पेड़ों की विशेष समुदाय के द्वारा, जैसे मुंडा है, संथाल है या राजस्थान है, अन्य क्षेत्रों में पूजा की जाती है, जिससे कि इनका संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाता है। अब पीपल को काटने की कोई सोचेगा ही नहीं राजस्थान में या भारत के और भी क्षेत्रों में कि भी पाप लगता है। तो उस डर से, एक धार्मिक जोड़ने से, और उसका धार्मिक महत्व इसलिए है कि पेड़ पौधे तो हर प्रकार से फ़ायदा पहुंचाते हैं। राजस्थान में विश्नोई समुदाय के जो लोग हैं वो अपने गांव के आसपास आप देख सकते हैं काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर, इनका झुंड की सुरक्षा करते हैं। वो न तो खुद इनको नुकसान पहुंचाते, न किसी को पहुंचाने देते हैं। और इस प्रकार से और भी आप अपने रीति रिवाज, अपने आसपास के रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण, अभी आपके आसपास ऐसे कौन से रीति रिवाज है जिससे पेड़ पौधे या कोई वन्य जीव, जैसे मान लो राजस्थान में आते हैं, बछबारस आ गई, ठीक है, बछड़े की पूजा की जाती है, गाय की कई बार पूजा करते हैं, कुछ पेड़ पौधों की करते हैं, तुलसी का विवाह करते हैं। तो ऐसे कई रीति रिवाज है जो पर्यावरण के बचाव और संरक्षण में फ़ायदा पहुंचाते हैं। हालांकि एक बार के लिए मुझे लगता है कि भाई इससे क्या हो रहा है, परंतु उससे एक जुड़ाव होता है। अब आंदोलन की बात करें तो हिमालय के क्षेत्र में उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, जिसमें नेता का अगर आप नाम जानना चाहो तो सुंदर लाल बहुगुणा का नाम आता है उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा 500-400 साल पहले की बात करें तो राजस्थान में जैसे खेजड़ली आंदोलन हुआ था, अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दे दिया था, पेड़ों से चिपक गए थे। चिपको आंदोलन ये था कि पेड़ों से चिपक गए, कि पेड़ों को काटने नहीं देंगे। टिहरी में, ये भी शायद उत्तराखंड में ही है, वहाँ पर भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है टिहरी बांध, वहाँ पर किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया, नवदानय आंदोलन चलाया, जिसमें कि रासायनिक उर्वरकों, जो कीटनाशक है, उनका विरोध किया गया कि प्रयोग के बिना भी फसल उत्पादन, ठीक है, नवदायन। तो ये आप नाम याद रखना 3-4 आंदोलन के। तो इन सब चीज़ों से ये सीख मिलती है कि वनों का प्रबंधन और संरक्षण सरकार करें, मगर जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, जो नीति निर्माता है, उनको स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो वन्य जीव प्राकृतिक है ना, इनका प्रबंधन करना है, संरक्षण करना है, सुरक्षा मैनेज करना है, तो स्थानीय समुदायों का सहयोग लेना जरूरी है। उनको समझा बुझाकर, बताकर, महत्व बताकर, उनकी क्वालिटी को, उनकी जो है उसको साथ लेकर काम करना चाहिए। अब गौतम बुद्ध का ये कथन है, यहाँ पर आप जाम्बो जी का भी लिख सकते हैं कि सिर साटे रूख मिले तो भी सस्ता जान, यानी सिर कटकर भी अगर पेड़ बच रहा है, यानी मनुष्य भी ज़्यादा, मानव से भी ज़्यादा कीमत उन्होंने पेड़ की बताई, तो उनका कथन आप लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध का आप लिख सकते हैं, बड़ा प्रश्न आए तो, कि पेड़ ऐसी चीज़ है जो बहुत दयालु है, और उस पर आप पत्थर मारते हैं तो भी वो फल देता है, उस पर आप कुल्हाड़ी चलाते हैं तो भी वो आपको छाँव देता है। तो ये गौतम बुद्ध का कथन है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। अब ये 487 ईस्वी पूर्व का, देखो 2500 साल पहले। कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? समुदाय आप समझ गए, भागीदारी आप समझ गए कि सीधी भागीदारी, संयुक्त वन प्रबंधन, मिलजुल कर काम करना, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो देखो, वन का प्रबंधन करना है, स्थानीय समुदाय जरूरी है। बीज बचाओ आंदोलन लोगों ने किया, चिपको आंदोलन, एविको आंदोलन, खेजड़नी आंदोलन लोगों ने, स्थानीय समुदाय ने किया। तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करना है कि भाई ये इतना बॉर्डर जो है, ये तो सरकार का काम है ना, तो इसमें स्थानीय समुदाय की कोई भागीदारी इसमें नहीं रहती है। तो घ उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित का मेल करें। अब देखो आप, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो देखो बताओ कौन सा होगा इसमें? सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि वाला, याद आया आपको?
तो बंजर भूमि वाला और अन्य खुला है, वो दूसरा और देख लेते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, तो ये कौन सा है बताओ? आरक्षित है कि रक्षित है? तो सर्वाधिक मूल्यवान आरक्षित है, ये बंजर वाला और ये अवर्गीकृत है, और रक्षित में ये है कि वन भूमि जो और अधिक संरक्षण से बचाई जाती है कि उसका नुकसान नहीं हो। तो देखो इस प्रकार से मिलान किया हुआ है। अब थोड़े प्रश्न देख लेते हैं 30 शब्दों में, 2-3 लाइन में। जैव विविधता क्या है? तो आपको बता देना है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है पृथ्वी पर, पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग, उनकी विभिन्न प्रजातियां, उनको जैव विविधता कहते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि ये परिस्थिति को, जलवायु को, सबको बैलेंस बनाकर रखते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के ह्रास का मतलब इनका नुकसान हो रहा है, मानव की क्रियाएं बतानी है। तो जैसे आपको बता देने कि खनन है, खनन से नुकसान होता है, पेड़ों को काटने से, शिकार करने से, अन्य गतिविधियों से होता है, उनके बारे में बताना है। 120 शब्दों में यानी 10-12 लाइन में, एक लाइन 10 शब्द मान के चलिए आप। ये अब आप अभ्यास जो है यूपीएससी या आरपीएससी मेंस एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी काम के हैं। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है? तो विभिन्न समुदायों ने, अभी ऐसा प्रश्न आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो विभिन्न समुदायों ने भारत का पूछा है। तो इसमें आप केवल राजस्थान का ही नहीं, भारत के विभिन्न इलाकों का, जैसे खेजड़ली आंदोलन राजस्थान का हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, दक्षिण भारत का एपिको आंदोलन हो गया, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन हो गया, नवदायन हो गया। तो 4-5 आंदोलन का आप नाम लिखकर कि विभिन्न समुदायों ने अलग अलग समय पर संरक्षण के लिए प्रयास किया है। नवदायन जो है ना वो रासायनिक उर्वरक के लिए है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज, तो ये रीति रिवाज में जैसे आप राजस्थान के निवासी है तो अपने हिसाब से, अन्य स्टेट के तो अपने हिसाब से 4-5 रीति रिवाज, जैसे मैंने बताया राजस्थान में तुलसी का विवाह का एक रिवाज है, पीपल की पूजा का, जैसे कार्तिक स्नान का रिवाज है। उसके अलावा विवाह के अवसर पर जैसे किसी पेड़ वगैरह उस पर ले जाते हैं, पथवारी जो है उसका है रिवाज है। आप भारत का जैसे उड़ीसा वगैरह किताब में दिया लिख सकते हैं, आदिवासियों का संथाल वगैरह का लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के पीपल का और का रीति रिवाज से जुड़े हुए जो है वो लिखकर निबंध लिखना है, मतलब 10-12-20 लाइन आपको लिखनी है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। पुनः शॉर्ट में 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। इस पार्ट में हमने पढ़ा जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से हो, समुदायों की क्या भूमिका हो सकती है, समुदाय ने विभिन्न आंदोलन किए उनका आप बता सकते हो। वनों के प्रकार सरकार की ओर से विभाजित किए गए हैं, जिसमें आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत सबसे ज़्यादा 1 नंबर वाले हैं, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, और फिर जो है कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने अभ्यास देखे। धन्यवाद।